इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, और इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एंट्रेंस में, नीट में भी और जेई में भी, तो इसलिए ध्यान रखना इन टॉपिक्स का। और टॉपिक जो स्टडी करेंगे आज वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिजिक्स में भी ये टॉपिक और केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में है। और आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अभी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है जो कि मैक्सवेल ने दी थी। क्लियर, मैक्सवेल ने। बीच क्या होती है, बीच में बोलना नहीं किसी को भी, म्यूट कर लेंगे अपने आपको। मैक्सवेल ने, दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल, केटीजी। क्लियर, केटीजी वाज गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने दी थी थ्योरी है, और इसने आइडियल गैस इक्वेशन के, आइडियल गैस जो थी उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। मतलब उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या उसका गैस मॉलिक्यूल का मास होगा, वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मोमेंटम, मतलब हर डिटेल दी थी आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। क्लियर, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड डिटेल इसने दी थी अपनी थ्योरी के अंदर। और लेकिन रियल गैस, कुछ पॉस्टुलेट्स थे जो थ्योरी दी थी इसने, वो आइडियल गैसेस के लिए ट्रू थी, लेकिन रियल गैसेस के लिए इसमें से कुछ पॉस्टुलेट्स जो फॉल्स थे, और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि कौन से पॉस्टुलेट्स फॉल्स थे और क्यों फॉल्स थे, क्यों गलत माने गए थे बाद में जाके रियल गैसेस के लिए वो पॉस्टुलेट्स। आइडियल गैस जो हम बोल रहे हैं, कोई भी गैस ऐसी होती नहीं है कि जो आइडियल हो, सही ना, देयर इज नो गैस विच इज आइडियल। क्लियर, विच इज ट्रूली आइडियल। बस आइडियल गैस हम मानते हैं उसको कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, क्लियर, अगर बहुत हाई टेम्परेचर है और बहुत लो प्रेशर है, ये कंडीशन होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आइडियल गैस के लिए ये कंडीशन होती है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर लो है, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है। अदरवाइज देयर इज नो गैस विच इज प्योरली आइडियल, मतलब प्योर एक आइडियल गैस होना इम्पॉसिबल है। एक तरह से कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, सारी गैसेस रियल गैसेस है। बट हम अपने न्यूमेरिकल्स में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, हम मानते हैं कि गैस आइडियल है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना चीज का। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नोट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स जो कि मैक्सवेल ने दिए थे। बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं इसके, दो इसमें से इंपॉर्टेंट है जो कि फॉल्टी प्रूव हुए थे, गलत प्रूव हुए थे लेटर ऑन। तो इसके पोस्टुलेट्स नोट करेंगे एक एक करके। बस ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो तभी होती है जब टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर लो है, मतलब डेंसिटी हाई होने के उल्टा वाली कंडीशन है, बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है। डेंसिटी हाई होने के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए टीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको फॉलो करने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज केटीजी, गिवन बाय मैक्सवेल, गिवन बाय मैक्सवेल। तो इसमें इसके जो एजम्पशंस हैं, पहला एजम्पशन बहुत ध्यान से समझेंगे सारे एजम्पशन। पहला एजम्पशन क्या है कि कोई भी गैस है, सपोज O2 गैस का सैंपल है, O2 गैस का सैंपल है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। क्लियर, किसी भी गैस का सैंपल जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। पहला पॉइंट, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझिए कि नहीं। किसी भी गैस का जो सैंपल होगा वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, और जो उसका क्या कहते हैं, सैंपल के अंदर जो गैस का एक मॉलिक्यूल, जैसे ये एक गैस O2 गैस के सैंपल, यहाँ पे O2 के गैस के मॉलिक्यूल से बहुत सारे, तो इसमें माना गया है कि हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है, और ये पता है कि तुम्हें एक गैस का सैंपल मैं ले लूंगा छोटा सा, उसमें भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, सही ना। अब एक गैस का जो मास है, जो मास है उसका शेप है और साइज है, मास शेप और साइज वो सेम होगा। हर एक गैस जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हो, ये हो, ये हो, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका शेप, साइज और मास क्या होगा, सेम होगा। ये एजम्पशन होता है थ्योरी के अंदर। हाँ, अगर ये मान लो N2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या आर्गन गैस के एटम्स हैं, तो उस केस में मास क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। वो तुम्हें पता ही है, तुमने निकाला हुआ है AMU के अंदर, सही ना। O2 का मास AMU में क्या आता है, एक मॉलिक्यूल का 32 AMU। आर्गन है तो 40 के आसपास आ जाएगा AMU के अंदर, तो वो तो है ही, नेचुरल सी बात है।
different gas molecules will differ from each other with respect to their shape, size and mass. तो पहला postulate बहुत simple, every gas is made up of large number of molecules. Every gas is made up of large number of molecules, and different gas molecules they differ from each other. They differ from each other. O2 गैस के molecules different होंगे then N2 गैस के molecules, then argon गैस के atoms, इस तरीके से वो सारे different होंगे, वो ध्यान रखना है. पहला postulate समझ आ गया सबको? Every gas is made up of large number of molecules, and different gas molecules they are different from each other. पहला point, every gas is made up of large number of molecules. Is made of, याद करना साथ साथ, मैं इसमें मेन 8 या 9 postulates बताऊंगा, वो सब याद कर लेना. Large number of molecules which are identical in shape, mass, shape and size. पहला postulate, every gas is made up of large number of molecules and they are similar with respect to mass, shape and size. पहला point clear हो गया? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. O2 गैस का सैंपल लिया, उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, सबका शेप, साइज, मास क्या होगा? सेम होगा. N2 के लिया तो उसमें भी सेम होगा, लेकिन दोनों आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. तो पहला पॉस्टुलेट हो गया यहाँ पे. सेकंड पॉस्टुलेट ध्यान देंगे. सेकंड पॉस्टुलेट, अब 3 पॉस्टुलेट्स अगले जो बताऊंगा वो ऐसे याद रखेंगे, नेग्लिजिबल वाले पॉस्टुलेट्स हैं. कौन से हैं? नेग्लिजिबल वाले. 3 पॉस्टुलेट्स नेक्स्ट कौन से होंगे? नेग्लिजिबल वाले. कैसे? दूसरे में बोलूंगा वॉल्यूम नेग्लिजिबल, तीसरे में अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, चौथे में ग्रेविटेशनल नेग्लिजिबल. 3 पॉइंट नेग्लिजिबल वाले, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं. तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल as compared to total volume of the gas. As compared to total volume of gas. Total volume of gas means gas volume of container. ये ध्यान रखना. Volume of gas molecules is negligible as compared to total volume of the gas. Volume of gas molecule ध्यान रखना. जैसे मैंने मान लिया ये गैस का सैंपल है, इसमें मॉलिक्यूल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही ना? तो इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, यानी अगर मैं इन सब मॉलिक्यूल्स को कॉम्पैक्ट कर दूं, इन सब मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दूं एक जगह, जैसे ये, तो इतने से वॉल्यूम में सारे आ जाएंगे कि नहीं? यहाँ आ गए सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स आ गए इधर, समझे कि नहीं? ये तो इसलिए अब टोटल वॉल्यूम तो फ्री हो गया ना. पहले क्या मान रहे थे हम कि मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट कर दूं तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या हो गए? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे. ऐसे वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे. बात समझ आएगा कि नहीं है? तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट बोला, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मींस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये पूरा कंटेनर, और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मींस ये इतना सा ही है सिर्फ. आइडियल गैस के लिए मानते हैं कि पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, जिस गैस को मैं जहां पे भी डालूंगा वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं कॉम्पैक्ट एक जगह कंप्रेस करके रखूंगा तो वो वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो सेकंड पॉस्टुलेट है. पहला पॉस्टुलेट और दूसरा पॉस्टुलेट दोबारा सुन लेंगे. पहला पॉस्टुलेट मैंने क्या बोला है? हर एक गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे O2 गैस के वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबका शेप, साइज और मास सेम होगा. दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा? ये पूरा, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है. और अगर इन मॉलिक्यूल्स को इसको 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 मैं कंप्रेस करके रखूं, इतने से वॉल्यूम में सारे आ जाएंगे, तो दिस इज नेग्लिजिबल. ये पॉइंट है, और ये बाद में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है. दिस वाज प्रूव्ड फॉल्टी लेटर ऑन. ये गलत था ये पॉस्टुलेट, ये बाद में प्रूव हुआ कि ये गलत पॉस्टुलेट था. तो ये स्टार मार्क कर लेना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, इसको स्टार मार्क कर लेना. तीसरा पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट. थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है? थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, force of attraction between gas molecules is negligible. Force of attraction between gas molecules is negligible. Is negligible. Force of attraction between gas molecules is negligible. Force of attraction यानी जैसे अगर मैं ये मॉलिक्यूल अज्यूम करूं, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तो इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है. इन दोनों में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है. यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारा प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट करेंगे? वॉल के ऊपर. वॉल के ऊपर.
वॉल के ऊपर, सारा वॉल के ऊपर, यानी क्योंकि इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है। एंड दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट एंड वाज प्रूव्ड फॉल्टी लेटर ऑन, क्लियर, ये भी गलत प्रूव हुआ था बाद में जाकर, सही ना। और ये ट्रू कब है, ट्रू कब है, मैक्सवेल ने इसको ट्रू कब माना, जब टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत लो है, तब इस मैक्सवेल ने इसको ट्रू माना था, तब मैक्सवेल ने इसको क्या माना, ट्रू माना था। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना, ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है दोनों जो स्टार मार्क किए मैंने, ये बाद में मैं बताऊंगा कि दोनों गलत थे, और तब आएगी रियल गैस इक्वेशन इन दोनों को मान करके, सही ना, रियल गैस इक्वेशन आएगी। फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, फोर्थ, अब दो नेग्लिजिबल, एक नेग्लिजिबल वाला ये रहा, एक नेग्लिजिबल वाला ये रहा, अब फोर्थ नेग्लिजिबल वाला कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जी क्या है, ग्रेविटेशन, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी नहीं अप्लाई होती, गैस का मॉलिक्यूल छोड़ोगे तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो ऊपर जाता है, इसका मतलब उसमें ग्रेविटी का कोई फोर्स नहीं है। मतलब अगर लाइटर गैस है, एक मान लो ये हैवियर गैस है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स है, ब्रोमीन के गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं, और ऊपर लाइटर गैस का सिलेंडर इन्वर्ट कर दो जैसे हाइड्रोजन का, तब भी ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर राइज करेंगे, मिक्स करेंगे, ब्रोमीन वाले मॉलिक्यूल्स भी जो हैं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स मान लिया मैंने नीचे थे यहाँ पे, तो ये भी ऊपर की तरफ राइज करेंगे, ये भी ऊपर राइज करेंगे, तो इसलिए बोला गया है कि इस पे कोई ग्रेविटी नहीं लगती, गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर राइज करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर राइज करेंगे, ये ध्यान रखना चीज का। सर ये भी गलत हो गया ना? नहीं, ये सही था, ये सही था फिर भी, ये वाला पोस्टुलेट। ओके सर। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, 3 पॉइंट नेग्लिजिबल वाले, तीनों समझना है बिल्कुल ढंग से, और ग्रेविटी इस पे अप्लाई नहीं हो रही है, इसीलिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पोस्टुलेट इसी को देख के बना था जो मैं अगला बता रहा हूँ, कि गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे पैराबोलिक पाथ में, कि स्ट्रेट मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, ए मूवमेंट होगा, पैराबोलिक मूवमेंट होगा कि स्ट्रेट में होगा, गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन में कि पैराबोलिक पाथ में, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, स्ट्रेट लाइन में। हाँ ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, पैराबोलिक पाथ नहीं होता है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मूव विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर पाथ फॉलो करते हैं, भूलना नहीं है, क्यों, क्योंकि इन पे ग्रेविटी थोड़ी अप्लाई होती है, अगर मैं एक बॉल फेंकता हूँ तो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे करके फिर नीचे आ जाएगी, ऐसी होता है ना, बॉल तो ऐसे आती है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, क्यों, क्योंकि उस पर ग्रेविटी अप्लाई होती है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स तो स्ट्रेट जाएंगे ना, उस पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज को, सही ना। तो ये फिफ्थ पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रेविटी अप्लाई होती तो पैराबोलिक पाथ हो सकता था, लेकिन इसमें कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती, तो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट को इसी से बना लेना, ग्रेविटेशन वाले से। तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और ये तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मान लो बिल्कुल डार्क रूम है, उसमें सन की रेज आ रही हैं, तो तुम्हें डस्ट पार्टिकल दिखते हैं मूव करते हुए, डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं मूव करते हुए, तो वही चीज है, गैस मॉलिक्यूल्स दे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस बट इन स्ट्रेट लाइंस, गैस मॉलिक्यूल्स याद करना साथ साथ की याद हो जाए, गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन, मूव इन लीनियर पाथ या स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन। कौन बोलो? सर ऐसे तो जो अगरबत्ती को निकलती है धुआं, हाँ। वो भी टेढ़ा मेढ़ा होके जाते हो तो? अरे टेढ़ा मेढ़ा जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं, वो तो अच्छा। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है। मुकुल तो अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा था कई बार, विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके सर। उसमें तू एक मॉलिक्यूल को थोड़ी ऑब्जर्व कर पाएगा, तो उसमें हाँ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हाँ, तो ये ध्यान रखना चीज का। सिक्स्थ मोस्ट डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सही ना, डिफरेंट वेलोसिटीज इन गैस मॉलिक्यूल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन बट इन स्ट्रेट लाइन, बट इन दोनों को हम ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, इन दोनों को प्रूव भी कर सकते हैं कि मान लो गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये चलो आगे मैं प्रूव करूंगा इसको काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंदर। मतलब सिक्स्थ पोस्टुलेट, प्रेशर जो एग्जर्ट होगा, तुम खुद सोच के देखो, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा जिस कंटेनर में गैस प्रेजेंट है, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो किसकी वजह से होगा,
जब गैस के मॉलिक्यूल्स किससे टकराएंगे, Walls of जो वेसल की, हाँ, वॉल्स ऑफ द container से। कंटेनर उससे टकराएंगे तो प्रेशर एग्जर्ट होगा, या फिर मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो फाइनली जाकर तो वॉल से टकराना ही है उनको। तो प्रेशर एक्सर्टेड किस वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर एक्सर्टेड is due to the collision of molecules or bombardment of molecules with themselves as well as with the walls of the container। प्रेशर, तो प्रेशर एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। प्रेशर किसकी वजह से होता है, जब मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे या फिर जब आपस में टकराएंगे तब प्रेशर एग्जर्ट होगा, तब प्रेशर एग्जर्ट होगा। और प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। तो अगर मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं तो 6 के 6 पॉइंट जिसको याद हो गए वो ध्यान से सुन रहा है मेरी बातें। पहला पॉइंट सिंपल, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगले 3 पॉइंट नेग्लिजिबल वाले, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल। फिर 5वां पॉइंट बनेगा ग्रेविटेशन को देखकर कि गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और छठा पॉइंट, प्रेशर किसकी वजह से एक्सर्ट होता है, बिकॉज ऑफ bombardment of molecules with themselves as well as with the walls of the container। 7th point मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोलिजन होती है गैस मॉलिक्यूल्स में वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, मैं जो बताऊंगा केमिस्ट्री के टर्म्स में। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, आर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होती है। इसका मतलब क्या है, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन मतलब, अच्छा एक बहुत सिंपल सा प्रूफ इसका, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होती, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होती तो कुछ टाइम के बाद सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। वो तो नीचे बैठ जाते हैं ना, कोलिजन नहीं हो रही तो ये सारे नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, गैस मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूसली आपस में टकराते रहते हैं और इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसका मतलब कोलिजन जो हो रही है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो सेम रहती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, अगर एक ही गैस का मॉलिक्यूल है वो सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम, ये मतलब है इसका। और मोमेंटम उनका कंजर्व रहता है। अगर बात करें फिजिक्स की टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, मोमेंटम भी सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, इट विल रिमेन द सेम, ये भी सेम रहेगा। सही है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम सेम। मोमेंटम एक्चुअल में कंजर्व होता है। कंजर्व यानी जैसे अगर मैं ऐसे बात करूं उसकी मोमेंटम कंजर्व मतलब, जैसे ये मान लो कोई वॉल है, ये मैं आगे यूज भी करूंगा शायद इसको। ये कोई वॉल है, इधर गया मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स जो यूज करूंगा मैं बता रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में गया, एम वी एक्स होगा इसका मोमेंटम। और जब ये वापस आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मोमेंटम इसका हो जाएगा माइनस एम वी एक्स, माइनस एम वी एक्स। सही ना, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, निशी बोलो कितना, 2 MVX 2 MVX चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम विल बी 2 MVX, ये चेंज इन मोमेंटम होगा। क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा कहां पे, किसमें यूज करूंगा, फोर्स में। फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल विल बी चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी अपॉन में चेंज इन टाइम, ये यहां यूज करूंगा। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। ये यूज करूंगा मैं आगे जाकर, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम, दिस इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसको मैं यूज करूंगा आगे जाकर, इसे याद रखना। और वेलोसिटी भी यूज करूंगा। वेलोसिटी जैसे ना, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, मान लिया इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, v वेलोसिटी थी इसकी, तो इसके 3 वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, सबको पता है। ये इधर एक डायरेक्शन में x कंपोनेंट, इधर डायरेक्शन में y कंपोनेंट, इधर डायरेक्शन में z कंपोनेंट। वेक्टर किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा उसको। जो v है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। v स्क्वायर होगा ये, दिस विल बी v स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी लिख रहा कि v जो है हमारा vxi कैप, vy कैप और vz k कैप, जो वेक्टर v होगा मैं उसको नहीं लिख रहा, मैं सिंपल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो ये होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर।
ये होगा, मैं इसे, और ध्यान रखना ये मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर रहा है, लेकिन इसकी तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या मानी जाएंगी, सेम। तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या मानेंगे हम, सेम। ये असम्पशन होगा। तो ये एक तरीके से v, मैं इसको लिखता हूं, मैं इसको यूज करूंगा आगे जाके, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं तुम्हें। ये हो गया 3vx², 3vx² और ये v²। तो यानी मैं v² को लिख सकता हूं v²/3, याद रहेगा ये v²/3। मैं ये यूज करूंगा आगे जाके, कुछ डेरिवेशन मैंने बता दिया। एक vx² विल बी v²/3। ये दोनों चीजें मैं यूज करूंगा। फोर्स का फॉर्मूला 10th वाले बच्चों को बता रहा हूं, स्पेशली फोर्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, और वेलोसिटी का v² क्या होगी, किसी भी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, v²/3। ये वेलोसिटी v जो है, इसके तीन कंपोनेंट्स थे, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, एक z डायरेक्शन में। तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या मानेंगे हम, सेम मानेंगे। तो v की वैल्यू जो आएगी मैग्नीट्यूड निकालने के बाद, वो v²/3 आएगी। मैं ये चीज यूज करूंगा। मैं तुम्हें 7th पॉइंट बता रहा था कि कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मैं क्या बता रहा था तुम्हें, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, अर्नव बोल। सर ये लास्ट वाला, आप बिल्कुल लास्ट वाली लाइन ऊपर लिख सकते हैं एक बार, लिख नहीं रही एकदम से। अर्नव मैं आगे जाकर लिखूंगा। लास्ट लाइन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज, देख अर्नव, हाँ ये अर्नव मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ले vx² किसी भी एक डायरेक्शन में विल बी इक्वल टू v²/3। ये लिखा लास्ट में मैंने, तीनों वेलोसिटीज को सेम मान के। जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी स्ट्रेट लाइन में, वो किसी एक डायरेक्शन में थी। उसके मैंने तीन वेक्टर कंपोनेंट्स लिखे, vx, vy और vz। तो v² जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v² होगा, वो वेक्टर की टर्म्स में ऐसे दिया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड vx², vy² प्लस vz²। vx² है, vy², vz²। तो और vx² प्लस vx², vy² और vz², तीनों सेम है, इसलिए v² की वैल्यू मैंने v²/3 बोली है। ये मैं आगे जाके बताऊंगा एक बार दोबारा, अभी सिंपल नोट कर लेंगे। अच्छा, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझ आ गया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे बैठ जाते। ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की सेम है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी सेम है, और मोमेंटम उनका कंजर्व है। मोमेंटम भी सेम बोलते हैं या कंजर्व बोलते हैं। कंजर्व का मतलब समझ आ गया होगा कि mvx की डायरेक्शन से एक वॉल पे टकराया, वापस आएगा -mvx, ऑपोजिट डायरेक्शन है स्पीड की, -mvx से, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mvx। ये भी मैं यूज करूंगा आगे जाकर। तो ये 7th पोस्टुलेट था। 8th पोस्टुलेट इसका, 8th पोस्टुलेट है इसका कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। मैं आगे जाके प्रूफ भी करूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और मैं ये आगे जाके प्रूफ भी करूंगा इसको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये मैं फॉर्मूला प्रूफ करूंगा आगे जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 3/2 kT सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, कि यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38। चलो ये आगे जाके करेंगे, डिटेल मत करो इसकी। के कांस्टेंट है, अभी याद रखना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, R/n0 इसकी वैल्यू होती है, R/n0। R गैस कांस्टेंट है, n0 एवोगैड्रोस नंबर है, n0 एवोगैड्रोस नंबर है। 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू आएगी, मैं बाद में बताऊंगा ये। तो ये हमारा यहाँ पे था 8th पॉइंट। तो ये 8 पोस्टुलेट्स मेन है, ये इसके 8 पोस्टुलेट्स हैं, 8 के 8 तुम्हें रटे होने चाहिए। और मेन जो काइनेटिक थ्योरी की एप्लीकेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो मेन एप्लीकेशन थी, इसने दी काइनेटिक गैस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इसके, 1/3 mnu²। ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये 8 पोस्टुलेट्स हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पीछे पड़ी थी, ये कौन सी है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। और ध्यान रखना, पेपर जो है मेंस के बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं, अब इजी पेपर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। पी सबको पता है क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। V वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द गैस, और 1/3 कांस्टेंट। M मास ऑफ, मतलब पता होना चाहिए इसका, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। और N क्या है यहाँ पे, N यहाँ पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और कैसे दी जाती है? यू की वैल्यू ऐसे दी जाती है, एन मॉलिक्यूल्स है किसी गैस सैंपल में, एन मॉलिक्यूल्स है किसी गैस सैंपल में, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर vn स्क्वायर, vn स्क्वायर, ये उनकी वेलोसिटीज। मैंने क्या बोला? रूट मीन स्क्वायर। मैंने क्या बोला? रूट, मैं इसको अलग अलग से लिख देता हूं, एक मिनट रुकेंगे। देखो v1 स्क्वायर, u जो होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर। ध्यान देंगे, यही बोला मैंने, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर मीन स्क्वायर, मीन लेना है तो उसका मीन ले लेंगे, मीन लेने के बाद रूट, रूट मीन स्क्वायर, ये पूरे का रूट, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्लियर? दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। डिवाइड आप बोलो। नंबर ऑफ मोल से क्या है ना उसमें? डिवाइड नंबर नंबर ऑफ मोल से क्या मॉलिक्यूल्स है से, ना, v1 नंबर ऑफ स्क्वायर प्लस v2 मॉलिक्यूल्स, स्क्वायर। नंबर, ये प्रथम बोल रहा है। ओके सर, यस सर, वो हाँ प्रथम, गलती से नंबर निकल ऑफ, गया सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो ना, एक गैस सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 की वेलोसिटी का स्क्वायर बाय में टोटल 100, और उसको अंडर रूट में लेना है। यही तो मतलब रूट मीन स्क्वायर। समझा प्रथम? यस सर। हाँ, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बता दिया 8 पोस्टुलेट्स, काइनेटिक गैस इक्वेशन, साथ में एक टर्म रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यू क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये सारी टर्म्स मैंने बता दी यहाँ पे, सही ना? ये सारी टर्म्स बता दी हैं। अब ध्यान देंगे एक चीज का, 8 पोस्टुलेट याद होने चाहिए सबको, एक सांस में बोलना आना चाहिए सबको। पहला पॉइंट, गैस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल। अगले 3 पॉइंट नेग्लिजिबल वाले, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल। 5वां पॉइंट चौथे वाले पॉइंट से बनेगा, ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल, इसलिए गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। छठा पॉइंट, प्रेशर एक्सर्टेड किसकी वजह से है? बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। छठा पॉइंट, और ये तुम प्रूफ इसका चेक भी कर सकते हो, साइकिल के ट्यूब में या कार के ट्यूब में, टायर ट्यूब में जब एयर फिल करते हैं तो क्या होता है? वो एक्सपैंड करता है। या फुटबॉल में एयर फिल करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। किसकी वजह से? अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल से टकरा रहे हैं, इसीलिए प्रेशर एक्सर्ट होकर वो एक्सपैंड कर रही है। प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर। और 7th पॉइंट हमारा कर रहा, कोलिजन्स आर इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन्स थी। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद सारे मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ जाते, ऐसा नहीं होता है, वो एयर में मूव करते रहते हैं। 8th पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अभी मैं फॉर्मूला इसका प्रूव करूंगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टू 3/2 kT, के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ऐसे तो जब तक तुम लोग मन में नहीं बोलोगे ना अपने, तुम कभी भी केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बोलने पड़ेंगे विद प्रूफ। और काइनेटिक गैस इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, PV इक्वल टू 1/3 mn स्क्वायर, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, u क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, 1/3 कांस्टेंट PV। सही है? तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट ये पोस्टुलेट्स मैंने बता दिए। अब नोट करेंगे इसके अंदर जो डिफरेंट वेलोसिटीज है। मैंने एक वेलोसिटी तुम्हें बता दी, एक गैस का सैंपल है, उसमें एक ही टाइप की वेलोसिटी नहीं होती, हमने 3 टाइप की वेलोसिटी मानी हुई है उसके अंदर, 3 टाइप की वेलोसिटी मानी हुई है। एक मैंने तुम्हें बता दिया u, ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दूसरी वेलोसिटी है हमारी v, इसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तीसरी वेलोसिटी है अल्फा, अल्फा mp लिख देना, ये v को एवरेज लिख देना, u को rms लिख देना, ऐसे लिखते हैं इसको, u rms, अल्फा mp, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये 3 वेलोसिटीज हैं। u मैं तुम्हें बता चुका हूं, u rms में बता चुका हूं। फॉर्मूला नोट करेंगे इसका, u rms, एक एक करके फॉर्मूला नोट करेंगे। u rms, दिस इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर vn स्क्वायर बाय n अंडर रूट। बाय डेफिनेशन, तुम डेफिनेशन बोलोगे उससे समझ आ जाएगा।
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर करेंगे, वेलोसिटीज का पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका मीन लेंगे और उसके बाद रूट लगा देंगे, उसके ऊपर रूट लगा देंगे। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला तुम्हें रटा होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। इसका फॉर्मूला रटा होना चाहिए, दिस इज रूट 3RT/m, रूट 3RT/m। क्लियर? रूट 3RT/m। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एम मोलर मास। एम मोलर मास, एक मोल का जो मास होता है मोलर मास, इसलिए एनआरटी नहीं लगाया ऊपर, 3RT/m। एक मोल का है इसीलिए मैं इसको 3 PV/m भी लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? पीवी टू आरटी होता है ना, पीवी टू एनआरटी। एक मोल के लिए एन खत्म, पीवी टू आरटी, रूट 3 PV/m। इसको मैं 3 P बाय, ध्यान देना, 3 P/ρ भी लिख सकता हूँ। किसको समझ आ गया लास्ट वाला आरएमएस का जो मैंने फॉर्मूला लिखा, किसको समझ आ गया? 3 P/ρ आ गया सर, आ गया। आ आ गया ना गया। समझ? हाँ, इस ये बस मैंने कुछ किया नहीं है इसके अंदर, मैंने ये v हटाया, v को लिख दिया इसके नीचे, m/v को लिख दिया रो। तो ये किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम होगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही ना? प्रेशर और वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना चीज का, वेलोसिटी को प्रेशर और वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर, और क्योंकि मैंने आर और टी ले लिया ना यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी इस वेलोसिटी से ना। तो ये ध्यान रखना चीज का। तो ये था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके फॉर्मूले बता दिए, उसकी डिटेल दे दिए, उसकी डिटेल दे दी है। अब अगली वेलोसिटी कौन सी है? एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी एवरेज। एवरेज ये तुम्हें पता ही है, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा? एक गैस का सैंपल है, एवरेज तुम कैसे निकालते हो? एवरेज कैसे निकालते हो? 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला, कैसे निकालेंगे? 90 मार्क्स सब में तो 450 आउट ऑफ 4, हाँ बाय, यही करते हैं ना। तो ऐसे ही V1 V2 टिल Vn बाय में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो आएगा। दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड इज गिवन एज, फॉर्मूला इसका है 8RT/πm, 8RT/πm। क्लियर? 8RT/πm फॉर्मूला इसका, याद रखना है तुम्हें। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। बाकी डेरिवेशन तुमको कर सकते हो उसके अंदर, जो मैंने रो की टर्म्स में लिखा था या पीवी की टर्म्स में लिखा था। 8RT/πm, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। दोनों फॉर्मूले याद करने हैं तुम्हें इसके अंदर, दोनों किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी, थर्ड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। डेफिनेशन इसकी बताने की जरूरत तो नहीं है ना। एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अल्फा एमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्या होती है? डायरेक्ट बताऊंगा मैं इसको। ये होती है 2RT/m। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल में पूछी जाती है, रूट में 2RT/m। तो ये क्या होती है? ये होती है वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब समझेंगे इसका, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी मान लो अगर एक गैस सैंपल के अंदर, एक गैस सैंपल के अंदर 10 मॉलिक्यूल है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं 10 ही ले रहा हूं उसके अंदर। मान लिया मैंने इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल है, 10 में से 7 की वेलोसिटी, 7 की वेलोसिटी है सपोज 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, 7 की वेलोसिटी ये है। तो 7 की ये वेलोसिटी है ना, यानी ये 1000 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? एक तरह से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कुछ इसके आसपास कह लो। समझ आया मतलब कि नहीं है? वेलोसिटी विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो बोर्ड का रिजल्ट आया, 90% मार्क्स, 100 बच्चे थे, 90% मार्क्स जो हैं 80 बच्चों के 90% मार्क्स है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स हो गए ना, 90% मार्क्स। तो वही मतलब है कुछ इसका। समझ आया कि नहीं है? नहीं समझ आया? वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सही ना? वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और फॉर्मूला इसका रूट 2RT/m। अब तीनों वेलोसिटीज का रेशियो, अल्फा इज टू वी इज टू यू, इसका रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार नीट में और जेई में पूछा हुआ है। अल्फा इज टू वी इज टू यू, अल्फा मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज, यू आरएमएस, है ना? यही तीन है ना, यू आरएमएस।
इन तीनों का रेशियो क्या है। तो ये रेशियो निकालोगे सॉल्व करने के बाद, तो 1:1.128 इज टू 1.224 आएगा। रटा होना चाहिए बिल्कुल एकदम ये, और है कुछ भी नहीं इसके अंदर। अल्फा के क्या आएगा, RT/m सब में कैंसिल, √2 इज टू √8/पाई, यही है कि नहीं, चेक करो, √3। नहीं समझ आया, अल्फा इज टू V इज टू U, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए पूरा, किसी भी फॉर्म में। इस फॉर्म में पूछते हैं ज्यादातर कैलकुलेशन वाले में। 1:1.128 इज टू 1.224, गलती मत करना याद करने में इसको। तो ये हमारा अल्फा इज टू V इज टू U का मतलब है, और मैंने इसके डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि क्या है क्या नहीं है। ये अल्फा इज टू V इज टू U फॉर्मुले रटने हैं बहुत सारे, सही ना। मैं अगले वाले लेक्चर में काइनेटिक गैस इक्वेशन जो उसकी डेरिवेशन भी करा दूंगा तुम्हें कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। उसका कोई यूज नहीं है, हाँ, लेकिन एडवांस लेवल पर न्यूमेरिकल्स आ गया कभी तो तुम उसमें यूज कर सकते हो। उसका एडवांस लेवल पर न्यूमेरिकल आ गया तो उसमें यूज कर सकते हैं। एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज भी बताऊंगा, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज कर्व का वो भी बताऊंगा मैं। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें एक थ्योरेटिकल आइडिया दे दिया कि क्या चीज है क्या नहीं है इसमें। फॉर्मुले सारे रटे होने चाहिए, फॉर्मुले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। चलो इसमें सब कुछ बता दिया मैंने इसके अंदर। अभी क्योंकि अगला टॉपिक जो है मैं अभी इसमें ले नहीं पाऊंगा शायद, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा थोड़ा सा। अच्छा लावण्य, यस सर। लावण्य एक तो थैंक यू, तुमने क्लास अटेंड किया मेरे कहने पर, लेकिन बस ये है कि अब तुम लेक्चर पढ़ लेना। अगला लेक्चर देखो का टाइम है, अटेंड करना चाहते हो तो अटेंड कर लेना। वैसे मैंने जो कराया अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट था स्कूल लेवल के लिए। अगला जो होगा लेक्चर उसमें मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज होगा और प्लस काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन, सही ना, उसकी डेरिवेशन करेंगे। और बाकी एक चीज और, मैं 5-6 बच्चों को ना अब एक ड्यूटी दूंगा कि उनको सारे बच्चे सुनाएंगे। एक स्पेशली 2 बच्चे जो क्लास में, 2 या फिर थर्ड पे देव, एक तो ईशांक और एक दूसरा ऋतिक, सबसे ज्यादा लेट क्लास अटेंड करते हैं दोनों, कोई भी क्लास ऐसी नहीं होती जिसमें टाइम पे आते हैं। दूसरा और एक देव तो फिर भी चलो सिंसियर है, ये 2 बच्चे बिल्कुल नहीं सुना रहे हैं। तो अभी एक ना कुछ बच्चे जो बिल्कुल टच में है ही नहीं, मतलब मैं अगर बात करूंगा जितने भी बच्चे हैं इनमें मेरे पास साथ जो टच में है वो हार्डली 10 से 12 बच्चे 11th के जो टच में है, बस जो डाउट्स पूछते हैं या फिर अपना सुनाते हैं रेगुलरली। तो ऐसे है, क्या रिजल्ट आएगा क्या रिजल्ट नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अब तुम लोगों को सबको अवेयर होना पड़ेगा। और एक बच्चे जो 5-6 बच्चे में सिलेक्ट करूंगा, किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो मेरे को बता देगा। उसको 4 या 5 बच्चे लेक्चर खत्म होगा उसके 2 घंटे के बाद सुनाएंगे, और बाकी वीक स्टूडेंट से मैं सुनूंगा खुद, क्योंकि ना सबसे सुनूंगा तो उतना टाइम मिल नहीं पाएगा। तुम लोगों को कभी याद हो जाएगा, और जो 5 बच्चे अच्छे वाले होंगे वो खुद आपस में सुनाएंगे एक दूसरे को, चाहे तो चैप्टर खत्म होने के बाद सुनाए या फिर मेरा लेक्चर खत्म हुआ उसके 2 घंटे के बाद, जैसे मेरे को बच्चे सुनाते हैं। अभी लेक्चर अटेंड करेंगे